नमस्कार प्यारे शोधार्थियों। रिसर्चर्स, आज हम बात करने वाले हैं शोध के विकास के ऊपर कि ओरिजिन ऑफ रिसर्च क्या है। इस पर जब हम बात करेंगे तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से कैसे रिसर्च का प्रोसेस शुरू हुआ। इसका कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि इस सन से शुरू हुआ, इस ईसा पूर्व से शुरू हुआ, इस ईस्वी से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी मनुष्य ने जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तक लगातार वो सभ्यता की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। मनुष्य ने सबसे पहले ईंट से ईंट या पत्थर से पत्थर लड़ाकर और रगड़कर चिंगारी उत्पन्न की, जिससे नवपाषाण काल में उसने आग का जन्म किया। उसी समय पहिए का भी आविष्कार हुआ। फिर होते करते औद्योगिक काल आया, जिसमें उद्योग धंधे का जन्म हुआ। ये सब कुछ शोध से ही हो रहा है। रिसर्च ही प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि प्राचीन काल की जब हम बात करें, प्राचीन काल की, एंशिएंट टाइम में, तो प्राचीन काल में मनुष्य ने शोध के तहत ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया। किसका किया? जिसने मनुष्य के शोध में एक बड़ी मतलब है ऊर्जा का काम किया, एनर्जी दी, आग, फायर। दूसरा, इसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए और आग से ही उद्योग धंधे बनना शुरू हुए। क्या शुरू हुए? उद्योग धंधे। अब बात आई आज के समय में, जहां हम लोग, आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी शोध से ही संभव हो पाया। आज इंटरनेट का युग है, आज मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है, तो ये सब कुछ शोध से ही संभव हो पाया। मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसने अपने शोध के विषयों को बढ़ाया। तो सबसे पहले प्राचीन काल में हमने ये जाना। फिर और आगे आए, फिर वैज्ञानिक आए। तो जैसे आप बात करते हैं न्यूटन की, किसकी बात करते हैं? न्यूटन की। तो न्यूटन ने सन 1667-68 के दरमियान एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि एक जो भी वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर लगा हुआ एक सेब का पेड़ था, यह नीचे की ओर गिरा। सेब कहाँ गिरा? नीचे की ओर गिरा। तो इससे इन्होंने रिसर्च की कि आखिर चीजें ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों गिरती हैं, जिससे पता चल पाया कि ठोस, द्रव या गैस में से कोई भी कण हो, सबके ऊपर एक आकर्षण बल लगता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का प्रिंसिपल भी दिया, F = m1 × m2/r², जिसे कूलॉम का नियम भी कहते हैं। तो ये हुआ, वैज्ञानिकों ने अपने बहुत सारे शोध किए। फिर हमने देखा कि पुर्तगाल में सबसे पहले, जिनका नाम था, पुर्तगाल में इसी टाइम पुर्तगाल में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार हेनरी। हेनरी को हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले नाव का आविष्कार किया, जिससे दूर सुदूर लोग जाकर के ट्रेवलिंग करके नाव के माध्यम से और उद्योग धंधे शुरू हुए, जिसमें अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। भारत आकर के वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल में आया कालीकट बंदरगाह पर, उसने भारत की खोज की। तो अब यहाँ समझने वाली बात है, ये सब कुछ किससे संभव हो पाया? एक कंपास नामक सुई थी जिसकी खोज हुई, जिसको बोलते हैं हिंदी में दिक्सूचक यंत्र, इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। उससे नॉर्थ और साउथ का पता लग पाया, जिससे पूर्वी तरफ, मतलब पश्चिम में आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, पुर्तगाल है, आपका यूरोपीय महाद्वीप है, वहां से लोग यहाँ आ पाए और व्यापार किया। ये सब कुछ किससे संभव हो पाया? तो ये संभव हो पाया आपके कंपास से। किससे संभव हुआ? कंपास से संभव हुआ। क्लियर? अब इसी तरह बढ़ते बढ़ाते फिर हम पुनर्जागरण काल में आते हैं, जहां पर की भारी मात्रा में विचार, तथ्य, अवधारणाएं तथा इनके माध्यम से धीरे धीरे विकास होना शुरू होता है। अब जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, सोशलॉजी की या हिस्ट्री की, इसमें ज्यादातर जो हम रिसर्च करते हैं वो हम अपने तथ्यों पर और विचारों पर ही करते हैं। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज के समय हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें हम थॉट पर रिसर्च करते हैं।
सोशलॉजी की बात करें उसमें भी हम थॉट पे रिसर्च करते हैं। हम ह्यूमैनिटी का कोई भी विषय लें उसमें थॉट, कॉन्सेप्ट इन पर ही विचार होता है और इसके लिए हम उसी अकॉर्डिंग अपनी पॉपुलेशन और सैंपल डिसाइड करते हैं। तो शोधार्थियों इस हिसाब से शोध का विकास होता चला गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं शोध की। शोधार्थियों एंड रिसर्चर्स, हम अभी तक ओरिजिन पर बात कर रहे थे कि मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहां तक मनुष्य पहुंचा। मनुष्य आज उस स्थिति पर पहुंच चुका है जहां पर कि वह यदि यूरेनियम, थोरोनियम, पोलोनियम की सहायता से उसने जो बम बनाए उनका जखीरा इतना हो चुका है पृथ्वी पर, जैसा आपने सुना भी होगा द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम ब्लास्ट हुए 6 अगस्त 9 अगस्त को क्रमशः, उनके बाद से आज जहां जो स्थिति है, ये जो आंकड़ा है आज का नहीं 2010 के लगभग का मैं बोल रहा हूं, ये जो आंकड़ा है इसके आधार पर यदि सारे परमाणु बम ब्लास्ट किए जाए तो पृथ्वी 12 बार विध्वंस होगा पृथ्वी का। कितने बार? 12 टाइम, 12 बार। तो जब 12 बार पृथ्वी दब सकती है, विनष्ट हो सकती है, तो समझना यह है कि मनुष्य का एकाधिकार हो चुका है, मोनोपोली हो चुकी है शोध के माध्यम से प्रकृति पर। आज मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है, स्मार्टफोन का युग है, हर चीज क्विकली हमारे पास आ रही है। 2050 तक सुनने में आया है, वैज्ञानिकों ने बताया कि मोबाइल फोन भी खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह ऐसी व्यवस्था आ जाएगी कि मनुष्य चलते फिरते अपने मन मस्तिष्क से किसी से वार्ता कर सकता है। जब ऐसा संभव हो जाएगा तो इसका ये भी एक शोध का ही पार्ट होगा ना। मतलब शोध जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा सुविधाएं हमारे पास आती जा रही हैं। अब यहाँ समझना ये है कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं शोध की। तो टॉपिक है शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसका, तो देखेंगे। पहली बात क्या है, तो पहली बात है घटना, व्यवहार या समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन, माइक्रो स्टडी ऑफ इंसिडेंट, बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स। अब यहां पर घटना, व्यवहार और समस्याओं का कैसा अध्ययन? सूक्ष्म अध्ययन, बारीकी से किया गया अध्ययन ही शोध की पहली विशेषता है। कैसा अध्ययन? सूक्ष्म अध्ययन। जो भी बात हम पता करना चाहते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए उसकी तह तक हमें पहुंचना होगा। जब तक उसकी जड़ तक नहीं जाते तब तक सूक्ष्म अध्ययन नहीं कहा जाएगा। हम जब किसी बात को पता करते हैं तो उसमें हम प्रश्नावली बनाते हैं, क्वेश्चनायर तैयार करते हैं, उसमें हम सैंपलिंग लेते हैं, उसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं, उसके लिए हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं, हम पहले पॉपुलेशन सेट करते हैं, किससे हमें पूछना है। जैसे मान लीजिए हमने शोध किया कि पूर्वोत्तर भारत में पड़ने वाला जलवायु पर परिवर्तन, तो हम पूर्वोत्तर जाएंगे, सर्वे वहां पर होगा, वहां जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे पहले कैसा होता था, आज कैसा होता है, वैज्ञानिकों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे। तो ये कैसा अध्ययन है? सूक्ष्म अध्ययन, माइक्रो स्टडी। फिर आता है वैज्ञानिक उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स, कि जितने वैज्ञानिक उपकरण हैं तथा जो उनकी विधियां हैं उनको कैसे संचालित किया जाए। जैसे मोबाइल एक वैज्ञानिक उपकरण है, कंप्यूटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके चलाने के जो मेथड्स हैं वो भी शोध के विषय है कि ये भी हो सकता है, कंप्यूटर से ये भी हो सकता है, उससे फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जा सकता है, उससे नेट भी चलाया जा सकता है, उससे लाइव क्लास भी ली जा सकती है, उससे हम कोई मैटर भी टाइप कर सकते हैं। जो टाइपिंग की व्यवस्था पहले टाइपराइटर से होती थी, कंप्यूटर से होने लगा, उससे प्रिंटर भी जुड़ सकता है, उससे ऑडियो वीडियो भी चल सकती है। तो मतलब ये सब कुछ, ये सब वैज्ञानिक उपकरण था ना, उसको हमने कैसे चलाया और चलाने के लिए क्या मेथड है। हम उसके लिए C++ सीखेंगे, जावा सीखेंगे, कोबोल सीखेंगे, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। इट्स मेथड ऑफ द रिसर्च। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आपने पहली घटना और वैज्ञानिक व्यवहार जाना, दूसरा वैज्ञानिक उपकरण जाना, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जान ली, 2 प्रकार की विधियां। तीसरा है नवीन विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों एवं प्रविधियों की खोज का साधन भी है रिसर्च। नवीन विचार, न्यू कॉन्सेप्ट, आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दैट
प्रोवाइडेड बाय द रिसर्च, जो हमें किससे प्राप्त होती है? रिसर्च से। अब देखो, नए विचार मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, सिद्धांत मिलेंगे और प्रविधियों की को हम जो है खोजेंगे, किसके माध्यम से? रिसर्च के माध्यम से। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? रिसर्च की, कि नए विचार जो हमारे दिमाग में उठते हैं। मान लीजिए हमारे दिमाग में एक विचार किसी बात को लेके आया कि क्या अगर संविधान के इस अनुच्छेद में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या ऐसा होगा? ये क्या उठा हमारे दिमाग में? विचार। कोई संप्रत्यय उठा, अर्थात तथ्य उठा, कॉन्सेप्ट कोई हमारे दिमाग में, कोई आइडिया आया, उसको लेकर के फिर हमने उस पर रिसर्च किया, उसमें हमने लिटरेचर रिव्यू किया, साहित्य को देखा, क्या इस पे कोई साहित्य है, इस पे क्या साहित्य का कोई गैप है, कोई रिसर्च गैप है तो उस पर हम रिसर्च करना शुरू करते हैं। हमें पता चला कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, 10 साल बाद यहाँ पर और अधिक जलवायु परिवर्तन हुआ तो यहाँ सूखा हो जाएगा, ऐसा सब कुछ। तो जो हमारे दिमाग में विचार उठ रहे हैं, उन सिद्धांत, प्रविधि, ये सब खोज के क्या है? साधन है। अब इसके बाद ये मेथड हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स कि सामाजिक व्यवहारिक समस्याओं का हल, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अब कोई सामाजिक कुरीति है, कोई सामाजिक समस्या है, कोई भी बिहेवियरल मिस्टेक्स हैं, तो उनको हम कैसे दूर करेंगे, कैसे उन्हें हल किया जा सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स लगाए जाएं, कौन कौन सी बॉन्डिंग्स लगाई जाएं। जैसे लोग हेलमेट लगाकर नहीं चलते, ये एक व्यवहार मान लिया जाए, हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट की जगह वो कुछ और लगाते हैं, तो उसमें कैसे परिवर्तन किए जाएं, लोगों का रोड पे चालान किया जाए या लोगों को रोड पर ही उसी समय चालान के बदले हेलमेट दे दिया जाए, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए बालिकाओं को पढ़ने देना चाहिए, नहीं पढ़ने देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये कैसी बातें हैं? सामाजिक बातें हैं। कि बालकों को पीटा जाना चाहिए, नहीं पीटा जाना चाहिए विद्यालयों में, तो यदि बालक को हम पीटे, रिसर्च ही तो पता चला, यदि हम बालक को पीटते हैं तो उसकी अभिरुचि कम हो जाती है। यदि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सामाजिक रूप से दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, उसे यदि हम सामाजिक रूप से उठाना चाहते हैं तो उसको हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा कुछ आरक्षण देना होगा। एजुकेशन कम है जिन क्षेत्रों में, जो पिछड़े क्षेत्र है वहां शिक्षा कम है, ये भी एक सामाजिक व्यवस्था है। शिक्षा कम है तो उनको हम थोड़ा प्रमोट करेंगे कि उन्हें हम फीस कम लेंगे, उनको हम फेल नहीं करेंगे, कुछ उनको नंबर दे देंगे, ग्रेडिंग दे देंगे। जैसा आपने सुना होगा कि सप्लीमेंट्री हो गया, चलो एक बार नहीं दोबारा चलो पास हो जाओ, संसाधन कम थे आपके पास। तो ये सारी बातें कहाँ से आई? ये सोच से आई, रिसर्च से आई कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होना चाहिए। और अभी आपने सुना होगा जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, इसमें है कि आपका जो है बैक आ गई, अब बैक आ गई, बैक के बाद फिर पता चला दोबारा पेपर दे दिया। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आगे हम इसके उद्देश्य देखेंगे। लोगों ने अभी तक जो देखा, बात हुई, समझा, तो ये समझा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, शोध की, रिसर्च के क्या विशेषताएं थी, ये बात समझ ली गई। अब बात आती है कि रिसर्च के उद्देश्य क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए रिसर्च के, शोध के उद्देश्य। तो हमने टॉपिक यही लिया, शोध के उद्देश्य, शोध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। अब हम जब ऑब्जेक्टिव से बात करते हैं रिसर्च की, तो उसमें क्या क्या आता है? तो पहला हमने लिखा नवीन तथ्यों की खोज करना। ये हमारे गुण में भी था और ये हमारा क्या बोलते हैं उद्देश्य भी है कि नई चीजों को खोजना। जैसे आपने सुना होगा कि साहित्य का अवलोकन करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। पहले हमें देखना है कि कहाँ तक हमारे टॉपिक पर, जिस पे भी हम शोध करना चाहते हैं, जिस बिंदु पर भी हम शोध करना चाहते हैं, उसमें पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितने स्तर तक शोध हो चुका है, उसके आगे हम शोध करना शुरू करते हैं। तो हम जब भी शोध करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रखने के लिए हमारा जो तथ्य होता है वो कैसा होगा? नवीन, नए तथ्यों की खोज करना, नवीन तथ्यों की खोज करना। सर्च न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। हम नए तथ्य और नए कॉन्सेप्ट और नए आइडिया की खोज करते हैं। दूसरा है
पुराने तथ्यों की पुष्टि एवं जांच करना। जो पुरानी चीजें दी हुई हैं वो सही भी हैं या नहीं है। आज के समय तो कंप्यूटर का युग है, नेट का जमाना है। आप इंटरनेट से सर्च कर लेंगे और सर्च करके नया कॉन्सेप्ट वहां डालेंगे, नया तथ्य डालेंगे। मान लीजिए आप जनसंख्या पॉपुलेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो पहले पॉपुलेशन 2001 में कम थी, आज 2011 में उससे ज्यादा है, 2021 आ गया है उससे ज्यादा है, 2031 आ जाएगा उससे ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उसके पैरामीटर्स तो घटते बढ़ते जाएंगे कि बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, सबसे कम किस जिले में। तो ये भी एक रिसर्च है ना। तो नए पुराने तथ्यों की पुष्टि करना, पुराने तथ्य जो है वो सही है या गलत है, पुराने तथ्यों की पुष्टि करना, है ना। फिर इसके बाद आया नए वैज्ञानिक उपकरणों को विकसित करना। पहले मोबाइल था, फिर स्मार्टफोन आया, मोबाइल से भी पहले फोन था, है ना। तो ऐसे जैसे हम फोन से मोबाइल, मोबाइल से स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से अब आगे और चीजें हम इजाद करेंगे। तो नए वैज्ञानिक उपकरणों की, न्यू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना, नए वैज्ञानिक उपकरणों की खोज करना, ये हो गया। फिर है सैद्धांतिक संदर्भ, संरचना के अंतर्गत उनके अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों, कारणों को विवेचनात्मक व्याख्या करना, क्रिएटिवली एनालिसिस करना, क्रिएटिवली एक्सप्लेन एंड एनालिसिस। ठीक। अब देखो पारस्परिक संबंध, जो उनके रिलेशंस हैं, जो उनके अनुक्रम हैं, उनके संदर्भ में आप कौन सा डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल देना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी भी चीज पर कोई रिसर्च किया, उसमें आप अपना भी तो कुछ सिद्धांत देंगे, अपने भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप रखेंगे, अपने भी तो कुछ एक व्यू और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप रिसर्च करेंगे। तो जो कुछ भी उसमें आप संदर्भ संरचना में जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं, जो कुछ भी आप नए एक्सप्लेन करते हैं, नई एनालिसिस अकॉर्डिंग टू सेल्फ व्यू, अपने व्यू के हिसाब से जो कुछ भी आप नया करते हैं, वो भी एक उद्देश्य होता है। किसका? रिसर्च का। क्योंकि रिसर्च जब आप शुरू करते हैं तो उद्देश्य एम कौन सेट करता है? आप, और आपकी सहयोग करते हैं आपके गाइड। तो यही लोग तो आपके साथ मिलकर के सारा कार्यक्रम चलता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, तो इसके बेसिस पर तो ये रहा आपके रिसर्च के आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसके पहले आपने ओरिजिन पढ़ा था। ये आपका आज का टॉपिक रहा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।